आ चुकी है एक बेहद बदली हुई दुनिया। हवा बहुत साफ है, मुंह पर मास्क है, सुस्त पड़ा बाजार है, पांव दौड़ने को बेताब है, होने को कई बदलाव है। प्रकृति ने दुनिया को बदलने का एक और मौका दिया है। भले कोरोना ने बहुत कुछ छीन लिया हो, लेकिन कोरोना से दुनिया मिटेगी नहीं और ना ही रुकेगी। ये वो दुनिया है जिसने महामारी और तबाही के कई दौर देखे हैं। कोरोना तो अभी आया है। 673 साल पहले मानवता का एक बड़ा दुश्मन प्लेग धरती पर जब आया था, तब लाशें ही लाशें बिछ गई थी। मानव इतिहास में किसी दूसरे वायरस या बम से उतनी तेजी से इंसानी आबादी का सफाया नहीं हुआ जितना इसने किया था। 14वीं सदी यानी 1347 में यूरोप में प्लेग से होने वाली मौतों को ब्लैक डेथ यानी काली मौत कहा गया था। चीन से यूरोप आई इस महामारी से 4 सालों में यूरोप की करीब 2 से 3 करोड़ आबादी साफ हो गई। लेकिन दुनिया मिटी नहीं, जीने का तरीका जरूर बदल गया, मगर जो जीवन शैली और बदलाव हुए उसे भी 1914 से 1918 तक हुए प्रथम विश्व युद्ध के बाद बदलना पड़ा। ये समय ब्रिटिश हुकूमत का था। दुनिया में अंग्रेजों के लिए सूरज कभी अस्त नहीं होता था, लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद ये कहावत भी बदलने लगी। ठीक इसी वक्त 1918 में मौत बनकर स्पेनिश फ्लू आ गया। दुनिया की 1/3 आबादी संक्रमित हो गई। इस बीमारी ने प्लेग से भी ज्यादा कहर बरपाया। भारत में तो मरने वालों की तादाद आबादी की 5.2% थी, यानी उस समय करीब 1,70,00,000 लोग बीमारी से मारे गए। लेकिन दुनिया ने उस वक्त भी हार नहीं मानी। मास्क और सोशल डिस्टेंस से जीवन फिर चल पड़ा। आगे बढ़ने की होड़ फिर शुरू हो गई। देखते ही देखते फिर तबाही का वो दिन आया जब इंसान पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया। 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया। ऐसे विस्फोट की आवाज दुनिया ने पहले कभी नहीं सुनी थी और ना ही महामारी के अलावा ऐसी तबाही किसी ने देखी थी। लेकिन आखिर इस सदमे से भी दुनिया उबर गई। अब सामने कोरोना महामारी है। बीमारी से लड़ने की इंसानियत ने ठानी है। लॉकडाउन से दुनिया टुकड़ों में निकल रही है। आदमी की आदतें भी बदल गई हैं। सच में सामने खड़ी है एक बेहद बदली हुई दुनिया। नमस्कार। तो अब कैसी होगी दुनिया? जी हाँ, कोरोना संक्रमण काल में दुनिया के बदले हुए रूप पर ही हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे ज़रा पहचान लीजिए, उतारता हूँ मैं। ये ज़रूरी है सर, न्यू नॉर्मल है और बात की जाती है कि न्यू नॉर्मल होगा तो आपको ये सब जो तौर तरीके हैं इनको आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। और इसकी वजह से मैं इस मास्क को उतार कर यहाँ अपनी जेब में रख रहा हूँ। और सैनिटाइज़र है सर, आपकी जेब में भी होता होगा। तो इस सैनिटाइज़र को ज़रा फुर और फिर फुर और फिर इधर भी सर, और ये किया मैंने और इसको फ्रेम से हटा दिया। तो नमस्कार, मैं हूँ शरद द्विवेदी। प्रोग्राम है ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट। जब तक ये कोरोना चीन के वुहान से निकला नहीं था, तब तक हम लोग बड़े एक अलग दुनिया में जीते थे। नमस्ते तो हमारी परंपरा है और हम लोग नमस्ते को बड़ा महत्व भी देते हैं। लेकिन दुनिया के कई देशों में और खुद भारत में हम भी बड़े ज़ोर शोर से गले मिलते थे, बहुत करीब बैठते थे, जी भर के बातें करते थे, तरह तरह की चीज़ें होती थी।
लेकिन अब कोरोना के बाद सब कुछ बहुत बदल गया है। हमने आपको अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया भी, लेकिन जीवन कभी रुकता नहीं है। इसके पहले जो मुश्किलात आई, उसके बाद जीवन फिर उठ खड़ा हुआ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले हम आपको ये बता दें कि प्लेग, प्रथम विश्व युद्ध, स्पेनिश फ्लू, परमाणु हमले के बाद आखिर क्या बदला। फिर हम कोरोना संक्रमण काल की बात करेंगे। 673 साल पहले यानी 1347 में प्लेग आया। भारत में ये 19वीं शताब्दी में फैला। 1889 में इसने यहां भी कहर बरपाया। इस तरह से प्लेग को हम दो चरणों में बांट सकते हैं। हालांकि तब इस तरह से विदेश आना जाना नहीं होता था। एक समुद्री मार्ग होता था और एक सिल्क रूट होता था, जिससे प्लेग एक देश से दूसरे देश तक जा पहुंचा। प्लेग ने लाखों जानें ली, तो इसमें कई बदलाव भी हुए। प्लेग के बाद क्या क्या बदलाव हुए, आइए एक नजर इस पर भी हम डालते हैं। 1347 में प्लेग के चलते सामंतवाद का खात्मा हुआ और इसने पश्चिमी यूरोप को बहुत ताकतवर बनाया। 19वीं शताब्दी में प्लेग के बाद महामारी एक्ट वजूद में आया। ब्रिटिश इंडिया में 1897 में महामारी एक्ट बना। इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के तहत महामारी की रोकथाम के उपाय किए गए थे। 1897 में भारत में प्लेग की वैक्सीन बनी। ये भारत में बनी पहली वैक्सीन थी। डॉक्टर हाफकाइन से टीका विकसित करने का अनुरोध उस दौरान किया गया था और उन्होंने ही एपिडेमिक एक्ट बनाने में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में उन्हें लेबोरेटरी के लिए 2 कमरे भी तब दिए गए थे। और इसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे और आगे आपको और चीजें भी बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो इसके बाद जो बदली हुई दुनिया थी, उसमें बड़े पैमाने पर रक्तपात और हिंसा के बाद इंसानियत ने दम नहीं तोड़ा, बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ी और उम्मीद की बात थी। हाँ, परिवर्तन जरूर हुआ। पहले विश्व युद्ध के बाद क्या क्या बदलाव हुआ। दुनिया में कागज की मुद्रा का आविष्कार हुआ, जो कि एक बड़ा रिवोल्यूशनरी आविष्कार माना गया। और इसका कारण क्या था? क्योंकि ब्रिटेन सोने की मुद्रा का ज्यादा इस्तेमाल करता था। दुनिया के कई देशों को लगा सोने का आपकी ताकत से, आपके प्रभुत्व से संबंध है। फिर सोने की मुद्रा के चलन की जगह कागज यानी कागज की मुद्रा वजूद में आई। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत की आजादी की लड़ाई को भी बहुत ताकत मिली, बहुत बल मिला। युद्ध से जो सैनिक लौटे उन्होंने लोगों का मनोबल बढ़ाया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और लोकतंत्र की प्राप्ति के वायदे के साथ भारत में एक मुहिम, एक ताकत और एक लड़ाई ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ शुरू हुई। लेकिन अंग्रेजों ने युद्ध के बाद कई दमनकारी नीतियां तैयार की और भारत संघर्ष करता रहा। 1918 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, वैसे ही स्पेनिश फ्लू आ गया। इस महामारी ने प्लेग से भी ज्यादा भयानक तबाही मचाई। 100 साल पहले तकनीक ज्यादा नहीं थी। आज के मुकाबले दवाइयां और विज्ञान भी सीमित था। दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा संक्रमण की चपेट में आया, लेकिन इस दौरान भी बहुत कुछ बदला नहीं। लेकिन स्पेनिश फ्लू के बाद क्या क्या बदला, तभी तो आप और हम जान पाएंगे कि आखिर कोरोना के बाद क्या क्या बदलेगा। स्पेनिश फ्लू से कई देशों में लिंग संतुलन, जेंडर बैलेंस बिगड़ गया। मजदूरों की कमी ने महिलाओं को काम करने के लिए मजबूर किया और आज आधी आबादी
किसी मायने में पुरुषों से कम नहीं। 1920 तक देश के कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी खासी बढ़ने लगी थी। इस संक्रमण ने दुनिया को पहला एंटीबायोटिक भी दिया। 1928 में पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन की खोज हुई। पहली फ्लू वैक्सीन 1940 में लोगों के लिए उपलब्ध हो सकी। रूस पहला देश बना, जी हां, रूस पहला देश बना जहां सार्वजनिक केंद्रीकृत स्वास्थ्य सिस्टम, एक सेंट्रलाइज्ड हेल्थ सिस्टम तैयार हुआ। इसके बाद दूसरे मुल्कों में भी इस दिशा में पहल हुई। 6 अगस्त 1945 को दुनिया एक और बला से जूझती रही और यह बला थी परमाणु हमला। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया, लेकिन जापान भी खड़ा हुआ। दुनिया भी युद्ध से आगे निकली और ये जो एक दुनिया पर मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा हमला था, उसके बाद क्या कुछ बदला? अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। एक बाइपोलर सिस्टम जिसको हम कहते हैं, द्विध्रुवीय व्यवस्था, उसका जन्म हुआ। यूएनओ अस्तित्व में आया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अस्तित्व में आया और ये संस्थाएं बाद में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परमाणु शक्ति को ताकतवर होने का पैमाना माने जाना है। नेटो को भी, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन भी हुआ। 1949 में चीन पर साम्यवाद यानी माओवाद का नियंत्रण हो गया था। महाशक्ति बनने की दिशा में चीन तेजी से आगे बढ़ने लगा था। यानी आप बेहिचक कह सकते हैं कि जिस चीन को आज हम देख रहे हैं, इसकी शुरुआत 1949 में साम्यवाद यानी माओवाद के नियंत्रण के साथ शुरू हुई। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की है ग्राफिक्स के जरिए, इतिहास के पन्ने पलटते हुए हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जब भी कोई आपदा आई है तो वो अपने साथ चुनौती लाई है, तकलीफें लाई हैं, मुश्किलें लाई है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा बदलाव भी लेकर आई है जो बदलाव बहुत दिलचस्प था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना से लड़ाई में यदि सबसे बड़ा कोई योद्धा है तो वो कौन है? वो हैं आप। ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब आप पूरी शिद्दत से लड़ें। आप वो कड़ी हो सकते हैं जो कोरोना की चेन को तोड़ देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जंग की पूरी तैयारी करनी होगी। वो कैसे होगी? वो होगी आपकी अपनी कुछ आदतें बदलकर। कुछ आदतें हैं जो यदि आप बदल लें तो कोरोना से संक्रमित होने की आशंका 90% तक कम हो सकती है। तो आने वाले दिनों में किन आदतों में बदलाव होगा, ये समझने की कोशिश बहुत जरूरी है जनाब। आइए इसकी तरफ रुख करते हैं। सिविक सेंस, नागरिक बोध बढ़ाना होगा। अगर कोई चेहरे पर मास्क नहीं लगाए तो विनम्रता से हाथ जोड़कर कह सकते हैं, बुरा मत मानिएगा सर, लगा लीजिए मास्क। सार्वजनिक जगहों पर थूकने, खांसने, छींकने से परहेज करना होगा। ये तो पहले भी अशिष्टता मानी जाती थी, लेकिन अब तो ये स्वास्थ्य का और जिंदगी का मसला है, ध्यान रखिएगा। भीड़ भाड़ का हिस्सा बनने से बचना होगा सर। ये हम भारतीय बड़े सोशल एनिमल, बहुत ही सामाजिक जीव हैं हम। लेकिन चाहे राजनीतिक दल हों, चाहे हमारे शादी ब्याह हों, चाहे हमारे बर्थडे पार्टीज हों, या कोई भी मंगल या कोई ऐसा मौका जिसको आप कह सकते हैं कि क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों जीवन का हिस्सा है, तो कोई तकलीफ का मौका हो, ईश्वर ना करे तकलीफ हो, लेकिन अगर है तो वहाँ भी भीड़ ना हो, और अगर कोई अच्छा मौका है तब भी भीड़ ना हो। सैलून और पार्लर, जिन जगहों पर हम बहुत जाते हैं, चाहे पुरुष जाएं या महिलाएं जाएं, ऐसी जगहों पर बहुत सारी सावधानियां बरतनी होंगी। कपड़े, रुमाल और मोबाइल को हमेशा साफ करते रहना होगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा। लोगों के घर आने जाने और उनसे हाथ मिलाने
या गले मिलने की परंपरा से भी बचना होगा। ये आदत हमें बिल्कुल, इसको हमें ध्यान में रखना है। मास्क, हैंड सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी की आदत डालनी होगी। सामाजिक दूरी अगर न भी कहें तो इसको फिजिकल डिस्टेंस कहें, यानी एक हमको आपस में इस तरह के एक डिस्टेंस को रखना पड़ेगा कि कम से कम हम 6 फीट 5 फीट की इतना डिस्टेंस तो हम रखें। बेवजह घरों से निकलना जब तक ज़रूरी ना हो तो थोड़ा इसका ख्याल रखें। हम बार बार बालों पर हाथ फेरने या मुंह पर हाथ फेरने, या कई लोगों की आदत होती है कि वो अपनी नाक छूते रहते हैं बार बार। नाक अपनी जगह पर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह भी आपकी अपनी जगह पर है, और बाल जितने भी हैं, जैसे भी हैं, सही सलामत हैं, कम हैं, ज़्यादा है, छोड़ दीजिए चिंता सर। आपके हाथ फेरने से थोड़ी कोई प्रॉब्लम होगा। ये सारी आदतें बदल दीजिए। एक सर्वे कहता है, एक सर्वे के मुताबिक हम 1 घंटे में 16 बार, बाप रे बाप, 16 बार चेहरे को छूते हैं। अब आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन 16 बार आप चेहरे को छूते हैं। बार बार चेहरे पर हाथ लगाने से या छूने से दिक्कत हो सकती है, और ये खतरनाक अदृश्य शत्रु हम पर हमला कर सकता है। तो इस आदत को छोड़ दीजिए। शराब और सिगरेट छोड़नी ही चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए। तो ये वो तमाम एहतियात हैं जिनको लेकर आपको आगे बढ़ना होगा। तो फिलहाल इन सारी चीज़ों को रिकॉल करते रहिएगा, और आप जब तक ये सोचते रहें तो थोड़ा सा अपने मास्क का फीता वीता देख लीजिएगा, या उसका जो इलास्टिक है उसको देख लीजिएगा कि ठीक से लगा है ना, नाक और मुंह सब कवर है ना, और सैनिटाइज़र भैया हों अगल बगल तो थोड़ा सा छिड़काव फुर 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 कर लीजिएगा सर। जिंदगी का वो पड़ाव जहाँ से जीवन बदल जाता है, और ये बदलाव हम सब की जिंदगी में आता है। कोरोना ने स्कूली शिक्षा पर भी गहरा असर डाला है। पढ़ाई का स्वरूप भी बदल गया है। तो शिक्षा में क्या बदल रहा है? क्लासेस हो गई हैं ऑनलाइन। सरकार ने 12 चैनल शुरू करने का लिया है फैसला। हर कक्षा के लिए टीवी चैनल होगा। 1 क्लास 1 चैनल योजना का ऐलान कर दिया गया है। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल लॉन्च किए जाएंगे। इसका फायदा गांव तक के बच्चे उठा पाएंगे, क्योंकि अब जो मास्टर जी होंगे वो मास्टर जी ऑनलाइन हो जाएंगे। और ये आप चाहे गांव में हो, किसी दूर दराज के जंगल में हो, सैटेलाइट के जरिए शिक्षा का प्रकाश वहां तक पहुंच जाएगा। राज्यों से 4 घंटे का शिक्षा कंटेंट इस कार्यक्रम के लिए मांगा गया है, उनसे अनुरोध किया गया है। जल्द ही प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम भी शुरू करने की योजना लगभग बना ही चुके हैं, और इसकी शुरुआत होगी। 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम की मंजूरी, यानी टीवी से पढ़ाई की पहल करने की तरफ बढ़ेंगे, और इस दिशा में आगे बढ़ने वाला सबसे पहला राज्य है हरियाणा। और इस समय जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम आपसे बात कर रहे हैं, देश के कई विश्वविद्यालयों ने अपने विद्यार्थियों की परीक्षाएं, जो कि मई में ड्यू थी या जून के पहले सप्ताह में ड्यू थी, उन्होंने इन परीक्षाओं को ऑनलाइन किया है। यानी हम परीक्षाओं के ऑनलाइन युग में प्रवेश कर चुके हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। और अब कोरोना से हुए नए आविष्कार की हम बात करते हैं। बिलासपुर में एक प्रोफेसर और कुछ स्टूडेंट्स ने कोरोना संकट का चैलेंज स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उसके बीच जीने के नए उपकरण भी बनाए हैं। इसे देखने के बाद आप भी कहेंगे जिंदगी का यही टर्निंग पॉइंट है, और यहीं से दुनिया बदल रही है। कोरोना से नए उपकरणों की इजाद, जिंदगी को यही देंगे अब रफ्तार। बिलासपुर के प्रोफेसर और छात्रों की पहल, दुनिया इस तरह जाएगी बदल। पहले डस्टबिन ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इसका रूप बदल गया है। बिना छुए ही इसका ढक्कन खुल रहा है।
ठीक इसी तरह से ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्टेंपर भी काम करती है। यानी टच करने की मजबूरी को इन उपकरणों ने दूर कर दिया है, ताकि एक दूसरे के संक्रमण का खतरा कम से कम रहे और काम भी चलता रहे। कोविड-19 के तहत हमने 4 गैजेट्स बनाए हुए हैं जो कि ऑटोमेटेड गैजेट्स हैं, जिसका हम पब्लिक प्लेसेस में लगा के जरा इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला हमने बनाया स्मार्ट डस्टबिन, जिसके तहत लोग को इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए आपको डस्टबिन ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप उसके सामने खड़े हुए डस्टबिन अपने आप ओपन होगा, आप उसमें अपना डस्ट डाल दीजिए, जो कचरा है, जो कि हमने बेसिकली इसको हॉस्पिटल्स, रेलवे के मद्देनजर बनाया हुआ है, जो कि हम मास्क लगाते हैं, हैंड ग्लव्स लगाते हैं, तो हम सीधा जाइए इन्फेक्टेड ग्लव्स आप उसमें डाल दीजिए। दूसरा, जिस तरह से आप देख रहे हैं WHO के मापदंडों के अनुरूप हमको कहा गया कि हम दिन में 3 से 4 बार अपना हैंड वॉश करें, बट हम क्या होता है हैंड वॉश को प्रेस करके करते हैं। इसके तहत क्या होता है, अगर पब्लिक प्लेसेस में ऐसे कोरोना पेशेंट्स आ जाएं जिनको ऑलरेडी कोरोना है, तो उससे क्या होगा, उसके प्रेस करने के टिप की जगह पे जो फिजिकल टच है वहाँ पे ऑलरेडी वायरस की उत्पत्ति हो सकती है। उसके तहत हमने बनाया हुआ सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ऑटो हैंड सैनिटाइजर। इसमें क्या होगा, हम सिर्फ अपना हाथ इसके नीचे लेके जाएंगे और ये हमको डिस्पेंस करेगा। इसके लिए भी गॉगल डिज़ाइन किया है, जो कि कोविड-19 के साथ ही साथ उन्हें अपनी रोज़मर्रा की जो दिनचर्या की जो रूटीन है उसमें भी इसकी मदद होगी। इसके तहत 3 फीट की दूरी से ही उन्हें पता चल जाएगा कि सामने कुछ अवरोधक है या सामने कोई कोविड पेशेंट या कोई जो आ रहे हैं, उसकी जानकारी उन्हें 3 फीट दूर से हो जाएगी, जिससे वो कोविड-19 महामारी के साथ साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी आराम से वो कर सकते हैं, चला सकते हैं। प्रोफेसर अवस्थी ने बताया कि इन उपकरणों की प्रामाणिकता को जांचने के लिए अपोलो हॉस्पिटल, ADRM रेलवे और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के समक्ष टेस्ट किया गया है, जिसे सबने खूब सराहा है। प्रोफेसर अमित और उनके स्टूडेंट्स ने नेत्रहीनों के लिए भी एक चश्मा बनाया है, जिसकी मदद से दिव्यांग भी सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रह पाएंगे। ये चश्मा 3 फुट की दूरी पर किसी भी अवरोध की जानकारी दे देगा। लॉकडाउन के बाद कैसे तकनीक लोगों के लिए मददगार बन सकती है, इसका ये उदाहरण भी है, और इससे ये भी पता चलता है कि कोरोना काल में हर कोई कुछ ना कुछ सोच रहा है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। तो आपने देखा कि जैसा हम कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो बिल्कुल ठीक बात है। और प्रोफेसर अवस्थी ने जिस तरह से ये डिज़ाइनिंग की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हर आदमी की ज़िंदगी में आता है। भगवान राम की ज़िंदगी में तब आया जब उनकी अर्धांगिनी सीता जी का अपहरण हुआ। पांडवों की ज़िंदगी में तब आया जब भरी सभा में उनकी जीवन संगिनी द्रौपदी के चीरहरण की बात थी और हर पांडव शपथ ले रहा था। बहुत खराब समय था, लेकिन वो तय कर रहा था कि हम एक निर्णायक युद्ध ज़रूर लड़ेंगे और उसमें जीतेंगे। ये वक्त भी टर्निंग पॉइंट है। ये लड़ाई जारी रहेगी और तय मानिए कि इस लड़ाई में हम ये नहीं कहेंगे, जब भी युद्ध होता है तो लड़ाई में कुछ ना कुछ गंवाना तो पड़ता है, लेकिन हम गंवाएंगे ज़रूर, ये तो लाजिमी है। लेकिन उसके साथ जो हम हासिल करेंगे वो इस दुनिया को और ताकतवर, आपको हमको और ताकतवर ज़रूर बनाएगा। और जाते जाते आपको बता दूं कि इसी कार्यक्रम के ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट, इसके अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि भारत सहित दुनिया में पानी की खपत, क्योंकि हम हाथ धुल रहे हैं बार बार, पानी का इस्तेमाल बढ़ गया है खुद को स्वच्छ रखने के लिए, तो कितनी खपत बढ़ी है इस पर हम बात करेंगे। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण होंगे न्यू नॉर्मल, यानी न्यू नॉर्मल जो कोरोना के बाद की दुनिया के लिए टर्म यूज़ किया जा रहा है। पहले जो ख़राब और असामान्य था अब वो सामान्य है, इसी को न्यू नॉर्मल बोलते हैं। तो इस